पवन तूफान और चक्रवात। उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था। इस चक्रवात का पवन वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। चक्रवात ने 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया, जिससे 7 लाख लोग बेघर हो गए थे। उसी वर्ष 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर प्रति घंटे के पवन वेग से पुनः एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में आया था, जिसके साथ ही 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी तट से टकराई थी। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। चक्रवात ने कृषि, परिवहन, संचार और विद्युत संभरण को प्रभावित किया था। उड़ीसा के तट की ओर प्रवृत्ति किसी चक्रवात का उपग्रह द्वारा किया गया चित्र। ये है उड़ीसा। लेकिन चक्रवात होते क्या हैं, ये कैसे बनते हैं, ये इतने विनाशकारी क्यों होते हैं? इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। हम वायु द्वारा होने वाले कुछ क्रियाकलापों से आरंभ करते हैं। ये क्रियाकलाप हमें चक्रवात से संबंधित कुछ मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट करने में सहायक होंगे। इससे पहले कि हम क्रियाकलाप आरंभ करें, याद कीजिए कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। वायु दाब डालती है। क्रियाकलाप 8 जब कभी भी किसी क्रियाकलाप में कुछ गर्म करना हो तो बेहद सावधानी से कार्य करना चाहिए। अच्छा होगा यदि ऐसे सभी क्रियाकलाप आप अपने परिवार के बड़े सदस्यों की उपस्थिति में करें अथवा इन्हें अपने शिक्षक की उपस्थिति में करें। इस क्रियाकलाप में आपको पानी उबालने की आवश्यकता पड़ेगी। ढक्कन वाला टिन का एक डिब्बा लीजिए, इसे पानी से लगभग आधा भर दीजिए। डिब्बे को मोमबत्ती की लौ पर तब तक गर्म कीजिए जब तक कि पानी उबलने ना लगे। पानी को कुछ मिनट तक उबलने दीजिए। मोमबत्ती को बुझा दीजिए। तत्काल ही डिब्बे का ढक्कन कसकर बंद कर दीजिए। गर्म डिब्बे को बंद करने में सावधानी बरतें। अब डिब्बे को सावधानी से धातु के गहरे पात्र अथवा वॉश बेसिन में रख दीजिए। डिब्बे पर ठंडा पानी डालिए। क्या डिब्बे के आकार में कोई परिवर्तन आता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डिब्बे का आकार विरूपित क्यों हो गया? यदि आपको टिन का डिब्बा न मिल पाए तो आप प्लास्टिक की बोतल लीजिए। इसे गर्म जल से भर लीजिए। बोतल को खाली करके इसे तत्काल कसकर बंद कर दीजिए। अब बोतल को नल के बहते पानी के नीचे रख दीजिए। अब अपने कुछ अनुभव को याद करने का प्रयास कीजिए। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो क्या आपके पीछे से आती पवन सहायक होती है? यदि आप किसी नौका में हैं तो क्या इसे चलाना आसान होगा यदि पवन उस दिशा के विपरीत दिशा में आ रहा है जिससे आप नौका को ले जाना चाहते हैं? क्या आपको पवन की दिशा के प्रतिकूल साइकिल चलाने में कठिनाई का अनुभव होता है? आप जानते हैं कि हमें साइकिल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए उसकी ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है। आप यह भी जानते हैं कि यदि साइकिल की ट्यूब में बहुत अधिक हवा भर दी जाए तो वह फट सकती है। ट्यूब के भीतर हवा क्या करती है? आप अपने मित्रों के साथ मिलकर इस पर चर्चा कीजिए कि साइकिल की ट्यूब में हवा कैसे उसके आकार को बनाए रखती है। ये सभी अनुभव हमें यह आभास देते हैं कि वायु दाब डालती है। दाब के कारण ही पवन द्वारा वृक्षों की पत्तियों, बैनर और झंडे लहराते हैं। आप कुछ अनुभव भी बता सकते हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि वायु दाब डालती है। आइए अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि डिब्बा अथवा बोतल विरूपित क्यों हो गया था। जब डिब्बे पर पानी डाला जाता है तो डिब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में संघनित हो जाती है, जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप डिब्बे के भीतर वायु का दाब डिब्बे के बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है। दाब के इस अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाता है। यह क्रियाकलाप पुनः पुष्टि करता है कि वायु दाब डालती है। पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। कागज के एक टुकड़े को मोड़कर किसी खाली बोतल के मुख से कम माप की गेंद जैसा आकार बनाइए।
खाली बोतल को पकड़कर उसके मुख के पास कागज की गेंद को रख दीजिए। अब फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास कीजिए। इस क्रियाकलाप को विभिन्न माप की बोतलों के साथ करने का प्रयास करें। अपने मित्रों से भी फूंक मारकर गेंद की बोतल के भीतर डालने का प्रयास करने को कहिए। पहली और बूझो चाहते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न पर विचार किया जाए। कागज की गेंद को फूंक मारकर बोतल में डालना कठिन क्यों है? क्रियाकलाप 8.3 गुब्बारों को फुलाना। लगभग समान माप के 2 गुब्बारे लीजिए। गुब्बारों में थोड़ा पानी भर दीजिए। दोनों गुब्बारों को फुलाकर प्रत्येक को धागे से बांध दीजिए। गुब्बारों को साइकिल के स्पोक अथवा किसी छड़ से 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका दीजिए। दोनों गुब्बारों के बीच के स्थान में फूंक मारिए। आपके विचार में क्या होना चाहिए? आप क्या देखते हैं? गुब्बारों के बीच में फूंक मारने के लिए विभिन्न तरीके अपनाइए और देखिए कि क्या होता है। क्या आप फूंक मारकर कागज की पट्टी को उठा सकते हैं? लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी कागज की पट्टी को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच इस प्रकार पकड़िए कि पट्टी का अधिकांश भाग नीचे की ओर लटका रहे, जैसा कि चित्र 8.5 में दिखाया गया है। अब कागज की पट्टी के ऊपर से फूंक मारिए। पहेली का विचार है कि पट्टी ऊपर उठ जाएगी, जबकि बूझो सोचता है कि पट्टी नीचे झुक जाएगी। आपके प्रेक्षण किसे सही सिद्ध करते हैं? आइए हम क्रियाकलाप 8.2, 8.3, 8.4 के प्रेक्षणों को समझने का प्रयास करें। क्या आपके प्रेक्षण आपकी आशा के अनुरूप हैं, अर्थात वे वैसे ही जैसा आपने सोचा था? क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब कम हो जाता है? जब हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो मुख के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। इससे वहाँ वायु दाब घट जाता है। बोतल के भीतर वायु दाब उसके मुख के निकट के दाब से अधिक हो जाता है। इसी कारण बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर की ओर धकेल देती है। क्रियाकलाप 8.3 में आपने देखा कि जब आप गुब्बारों के बीच में फूंक मारते हैं तो वे एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यह तब संभव होता है जब गुब्बारों के बीच के स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाए। तब गुब्बारों के दूसरी ओर का दाब उन्हें एक दूसरे की ओर धकेलेगा। क्रियाकलाप 8.4 में आपने देखा कि जब आप कागज की पट्टी के ऊपर से फूंक मारते हैं तो यह ऊपर की ओर उठ जाती है। पुनः ऐसा तभी संभव है जब कागज में फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर दाब कम हो जाता है। हम देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब वास्तव में कम हो जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा यदि तीव्र वेग की पवन भवनों अथवा झोपड़ियों की छत के ऊपर प्रवाहित हो? यदि छत कमजोर होगी तो वह ऊपर उठ जाएगी और पवन इसे अपने साथ उठा ले जाएगा। यदि आपने कभी ऐसा देखा हो तो उसे अपने मित्रों को बताएं। आइए अब हम यह समझने का प्रयास करें कि पवन कैसे बनती है, या वर्षा कैसे लाती है, और कभी कभी यह विनाशकारी कैसे हो जाती है। आप यह जानते हैं कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। वायु दाब के बीच जितनी अधिक अंतर होगा, पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। लेकिन प्रकृति में विभिन्न क्षेत्रों के वायु दाब में भिन्नता कैसे उत्पन्न होगी? क्या आप ताप में भिन्नता के कारण ऐसा होता है? निम्नलिखित क्रियाकलाप से समझने में सहायता होगी। गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। क्रियाकलाप 8.5 एक कथन नली लीजिए। नली के मुख पर एक गुब्बारे को कसकर लगाइए। आप इसे कसने के लिए टेप का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी बीकर में लगभग
2/3 ऊंचाई पर गर्म जल डालिए। गुब्बारा लगी क्वथन नली को गर्म जल में इस प्रकार रखिए कि गुब्बारा जल से बाहर नहीं हो। बाहर रहे। 2-3 मिनट तक यह देखिए कि क्या गुब्बारे के आकार में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। क्वथन नली को जल से बाहर निकाल लीजिए। इसे कमरे के ताप तक ठंडा होने दीजिए। अब एक अन्य प्रकार बीकर में थोड़ा बर्फ का ठंडा जल लीजिए और क्वथन नली में पहले की भांति 2-3 मिनट के लिए ठंडे जल में रख दीजिए। क्वथन नली के मुख पर बंधा गुब्बारा गर्म जल में डूबी हुई क्वथन नली और बर्फ के ठंडे जल में डूबी हुई क्वथन नली दीजिए। गुब्बारे के आकार में होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए। अपने प्रेक्षणों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वथन नली को गर्म जल में रखने पर गुब्बारा क्यों फूल जाता है? वहीं गुब्बारा क्वथन नली को ठंडे जल में रखने पर पिचक क्यों जाता है? क्या हम पहले से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पहले प्रेक्षण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वायु गर्म किए जाने पर फैलती है, अर्थात उसमें प्रसार होता है। क्या आप अब यह बता सकते हैं कि ठंडी किए जाने पर क्वथन नली के भीतर की वायु का क्या होता है? संभवतः आपको क्रियाकलाप 8-6 बहुत रोचक लगेगा। इससे आपको गर्म वायु के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। समान माप की कागज की 2 खाली थैलियाँ लीजिए। थैली अथवा कागज के 2 खाली कप लीजिए। दोनों थैलों को धातु अथवा लकड़ी की किसी छड़ के 2 किनारों पर लटका दीजिए। ध्यान रहे कि कागज की थैलियों अथवा कपों का मुख नीचे की ओर रहे। सावधानी जलती हुई मोमबत्ती को सावधानी से पकड़े तथा यह ध्यान रखें कि इसकी लौ कागज की थैली से पर्याप्त दूरी पर रहे। छड़ के मध्य में एक धागा बांधकर उसे धागे से इस प्रकार पकड़े जैसा कि किसी तराजू में करते हैं। अब किसी एक थैली के नीचे चित्र में दिखाए गए अनुसार मोमबत्ती जला रखें। देखिए क्या होता है। थैलियों का संतुलन क्यों बिगड़ जाता है? क्या यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है? जैसे ही मोमबत्ती की लौ से गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, वह थैली को ऊपर ले जाती है। क्या संतुलन का बिगड़ना यह सुझाता है कि गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है? क्या आप यह समझा सकते हैं कि धुआं क्यों ऊपर उठता है? यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है और वह अधिक स्थान घेरती है। जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है। इसीलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है। यही कारण है कि धुआं ऊपर उठता है। प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियां होती हैं जहां किसी स्थान या क्षेत्र में गर्म वायु के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र में ठंडी वायु प्रवाहित होकर उस स्थान को घेर लेती है। इससे वायु में संवहन धाराएं स्थापित हो जाती हैं, जैसा कि आप अध्याय 4 में पढ़ा है। पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप में गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। यहाँ हम ऐसी कुछ स्थितियों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये स्थितियां हैं का भूमध्यरेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। आपने संभवतः भूगोल में पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है। गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा की ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों में भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण दिशा से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश के गर्म के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। इन क्षेत्रों के गर्म वायु ऊपर उठती है
इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु इस ओर प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्र की ओर होता रहता है, जैसा कि चित्र 8.8 में दिखाया गया है। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि 30 और 60 अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 30 अक्षांश से 60 अक्षांश की ओर होगा। मैं यह समझ नहीं पा रही हूँ कि चित्र में दिखाई गई पवन की दिशा ठीक उत्तर दक्षिण दिशा क्यों नहीं है। पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशा में यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, अर्थात कोरियालिस बल। बल प्रभाव। थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। अध्याय 4 में आपने समुद्र समीर और थल समीर के विषय में पढ़ा था। ग्रीष्म काल में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय थल का ताप समुद्र जल की अपेक्षा अधिक रहता है। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इससे पवन समुद्र से स्थल की ओर बहती है या मानसूनी पवन कहलाती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है ऋतु। थल विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थल के असमान तापन में ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसून निर्मित होते हैं और ये मानसूनी पवन अपने साथ हिंद महासागर से काफ़ी जलवाष्प लेकर आती हैं। चित्र 8-10 शीतकाल में थल और जल के असमान तापन के कारण पवन उत्तर पश्चिम की अपेक्षाकृत ठंडे स्थानों से आती हैं और ये शीत पवन अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, इसीलिए शीतकाल में वर्षा भी कम होती है। शीतकाल सर्दियों में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत होती है, अर्थात यह थल से समुद्र की ओर बहती हैं। मैं यह जानने को उत्सुक हूँ कि ये पवन धाराएं हमारे लिए क्या करती हैं। समुद्रों से आने वाले पवन अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, जिससे वर्षा होती है। यह प्रक्रम जल चक्र का एक चरण है। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, जिससे वर्षा होती है। बादल वर्षा लाते हैं और हमें आनंद का अनुभव कराते हैं। हमारे देश में किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से वर्षा पर निर्भर करते हैं। बादलों और वर्षा से अधिक संबंधित अनेक लोकगीत प्रचलित हैं। यदि आपको ऐसा कोई गीत या कविता याद हो तो अपने मित्रों के साथ उसे गाकर इसका आनंद उठाएं। आपकी सहायता के लिए एक कविता बॉक्स में दी जा रही है। उमड़ घुमड़ कर आए बादल, आसमान में छाए बादल, मानसून में आते बादल, बूंदों को बरसाते बादल, बिजली को चमकाते बादल, खेतों को लहराते बादल, सागर से है बनते बादल, सागर में मिल जाते बादल। तथापि वर्षा सदैव सुखदायी नहीं होती। कभी कभी वर्षा अनेक समस्याओं को जन्म देती है। क्या आप ऐसी कुछ समस्याओं के नाम बता सकते हैं? आप अपने शिक्षक या शिक्षिका और माता पिता से वर्षा से संबद्ध समस्याओं के कारण और निवारण पर चर्चा कर सकते हैं। कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती हैं जिनसे कभी कभी आपदाएं आती हैं, जिनसे मनुष्यों, जंतुओं और पादपों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। आइए हम ऐसी दो घटनाएं जैसे तड़ित झंझा और चक्रवात का अध्ययन करें। तड़ित झंझा और चक्रवात। तड़ित झंझा भारत जैसे गर्म, आर्द्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहां ताप कम होने के कारण वे जम जाती हैं और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती हैं। गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली कौंधती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी घटना को हम तड़ित झंझावात कहते हैं। आप तड़ित झंझावात के बारे में उच्च कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे। यदि झंझा के साथ तड़ित अर्थात बिजली भी गिरे तो इसे तड़ित झंझावात कहते हैं। इसमें हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। किसी ऐसे वृक्ष के नीचे आश्रय ना ले जो अलग थलग हो, या आप
वन में हैं तो किसी छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय लें, खुली जमीन पर ना लेटें। धातु की डंडी वाले छाते का उपयोग ना करें। धातु की डंडी वाले छाते का उपयोग ना करें। खिड़की के निकट ना बैठें। खुले गैराज, भंडार शेड, धात्विक चादरों की छत वाले शेड आदि आश्रय लेने के उपयुक्त स्थान नहीं है। कार अथवा बस आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान है। यदि आप जल में हैं तो बाहर निकलकर किसी इमारत में चले जाएं। तड़ित झंझा कैसे चक्रवात बन जाता है। आप जानते हैं कि जल को द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्या वाष्प के द्रव में संग्रहित होने पर वह ऊष्मा वापिस मिल जाती है? इसके समर्थन में आप क्या कोई अनुभव बता सकते हैं? बादल के बनने से पहले जब वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जब जल वाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव रूप में परिवर्तित होती है तो यह ऊष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है। निर्मुक्त होने पर होने वाली ऊष्मा से आसपास के वायु गर्म हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, जिससे वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती रहती है। घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के ऐसे क्षेत्र तंत्र के निर्माण के साथ होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं। मौसम की इस स्थिति को हम चक्रवात कहते हैं। वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक हैं। वायु स्पीड और डायरेक्शन। चक्रवात की संरचना। किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। इसे झंझा का नेत्र कहते हैं, अर्थात साइक्लोन आई कहते हैं। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है जो पृथ्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। चक्रवात के नेत्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर होता है। यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है और इसमें पवन का वेग न्यून क्षेत्र होता है। इस शांत और स्पष्ट नेत्र के इर्द गिर्द लगभग 150 किलोमीटर आमाप का बादल का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में उच्च वेग की पवन 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे और सघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं। इस क्षेत्र से पवन वेग क्रमशः कम होता जाता है। चक्रवातों की उत्पत्ति का प्रक्रम अत्यधिक जटिल होता है। चित्र 8-11 में इसे एक प्रतिरूप द्वारा दर्शाने का प्रयास किया गया है। चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश। चक्रवात काफी विनाशकारी हो सकते हैं। तेज पवन समुद्र के जल को तटों की ओर धकेलती हैं। भले ही चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हों, ये चक्रवात के आगमन के पूर्व संकेत होते हैं। पवन द्वारा उत्पन्न होने वाली जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उनके आघात से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। चक्रवात के नेत्र में निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाता है। उठता जल 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक उठ सकता है। ऐसा लगता है कि मानो जल की दीवार तट की ओर बढ़ती आ रही है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का पानी कम ऊंचाई पर स्थित तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, जिससे जीवन और संपत्ति की गंभीर हानि होती है। यह पानी मृदा की उर्वरता को भी काफी कम कर देता है। चक्रवात के तट को पार करते समय होने वाले लगातार वर्षा बाढ़ की स्थिति को और भयावह बना देती है। चक्रवात के कारण समुद्र में जल की ऊपर उठती विशाल लहरें
चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। अमेरिकी महाद्वीप में इसे हरिकेन, फिलीपींस और जापान में इसे टाइफून कहते हैं। अमेरिका में टाइफून, इंडिया और पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में चक्रवात, हरिकेन, किसी टॉर्नेडो का व्यास 1 मीटर जितना कम अथवा किसी टॉर्नेडो का व्यास 1 मीटर जितना कम अथवा 1 मीटर अथवा उससे भी अधिक हो सकता है। टॉर्नेडो की कीप जैसी संरचना उसके आधार के आसपास की धूल, पत्थर, कंकड़, कचरे और अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं को अपने अंदर खींच लेती है निम्न दाब के कारण, और फिर उन्हें अपने शीर्ष के निकट बाहर की ओर धकेल कर फेंक देती है। टॉर्नेडो के घातक प्रहार से जीवित रह गए कुछ व्यक्तियों द्वारा दिए गए विवरण आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत हैं डिस्कवरी चैनल के यंग डिस्कवरी सीरीज से। मैंने बादल को अपनी ओर आते देखा और घर के भीतर आश्रय लेने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, घर हवा में उड़ गया। मुझे कतई चोट नहीं लगी। तूफान के बाद हमें गेहूं के खेत से कचरे को साफ करना था। हमें वहां टूटे हुए बोर्ड और वृक्षों की शाखाओं के साथ साथ मुर्गियों के चूजों, मुर्गियों और खरगोशों के मृत शरीर को देखने को मिला, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उनके शरीर से उनकी खाल उतार ली हो। टॉर्नेडो से बचाव के लिए आश्रय भूमि में गहराई पर अथवा किसी भवन के अंदरूनी भाग में स्थित ऐसे कक्ष होते हैं जिनमें खिड़कियां नहीं होती है। यदि ऐसे आश्रय उपलब्ध ना हो तो टॉर्नेडो से बचाव के लिए खिड़कियों को बंद करके किसी मेज, बेंच आदि के नीचे आश्रय लेना बेहतर रहता है। इन स्थानों में कचरा आसानी से नहीं पहुंचता है। बचाव के लिए आपको घुटनों के बल नीचे झुककर अपनी बाहों को अपने सिर और गर्दन के चारों ओर लपेट लेना चाहिए। चक्रवात अपने साथ अति उच्च वेग की पवन लाते हैं जो घरों, दूरभाष और अन्य संचार प्रणालियों, वृक्षों आदि को क्षति पहुंचा सकती हैं, जिससे जीवन और संपत्ति की अत्यधिक हानि होती है। टॉर्नेडो। हमारे देश में टॉर्नेडो अधिक नहीं आते। टॉर्नेडो गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। अधिकांश टॉर्नेडो कमजोर या निर्बल होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टॉर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गति कर सकता है। टॉर्नेडो चक्रवातों के भीतर भी बन सकते हैं। भारत की संपूर्ण तटरेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, जबकि भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों के संदर्भ में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। हमने पढ़ा कि सभी झंझा या तूफान निम्न दाब के तंत्र के होते हैं। झंझा के निर्माण में पवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसीलिए पवन के वेग की माप करना महत्वपूर्ण है। वेग की माप करने वाले उपकरण को वायुमापी कहते हैं। पवन के वेग को मापने के लिए एक वायुमापी आभार प्रभावी सुरक्षा उपाय। चक्रवात के दुष्प्रभाव को कम करने में निम्नलिखित व्यवस्था सहायक हो सकती है। सरकारी सामाजिक स्तर पर व्यवस्था। चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा। सरकारी संस्थाओं, समुद्री तटों, मछुआरों, जलपोतों और आम जनता को शीघ्रातिशीघ्र चेतावनी के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था। चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था। जनता द्वारा किए जाने वाले कार्य। हमें मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दूरसंचार, रेडियो अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली चेतावनियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अनिवार्य घरेलू साज सामान, पालतू पशुओं और वाहनों आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंध कर लेने चाहिए।
जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से बचना चाहिए क्योंकि बाढ़ से सड़कें क्षतिग्रस्त हो जा सकती हैं तथा सभी आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल और किसी चिकित्सा केंद्रों के टेलीफोन नंबर को सूची अपने साथ रखनी चाहिए। यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो कुछ अन्य सावधानियाँ। ऐसे जल का पानी ऐसे जल का पीने के लिए उपयोग न करें जो संदूषित हो सकता हो। आपात स्थिति के लिए पेयजल का संग्रहण करें। गीले स्विच और खंभों से टूटकर गिर गए बिजली के तारों को न छुएं। महज मनोरंजन के लिए बाढ़ अथवा चक्रवात प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण करने बाहर न निकले। बचाव दल पर अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए दबाव न डालें। अपने पड़ोसियों और मित्रों को यथासंभव सहयोग और सहायता प्रदान करें। उन्नत प्रौद्योगिकी सहायक सिद्ध हुई है। आजकल हमें आपदाओं से अधिक सुरक्षा उपलब्ध हुई है। पिछले शताब्दी के आरंभ में तटीय क्षेत्रों के निवासियों के पास किसी चक्रवात के आने से पूर्व सुरक्षा की तैयारी करने और अपने घर खाली करने के लिए एक दिन से भी कम समय मिलता था। आज परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। उपग्रहों और राडार की उपलब्धता से अब यह संभव हो गया है कि किसी भी संभावित झंझा के 48 घंटे पहले से ही चक्रवात सतर्कता अथवा चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है और चक्रवात चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। जब चक्रवात तट के निकट होता है तब हर घंटे अथवा आधे घंटे पर उसकी प्रकृति और दिशा के बारे में संदेश प्रसारित किए जाते हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन चक्रवात से संबंधित आपदाओं को मॉनिटर करने में सहयोग प्रदान करते हैं। आपने क्या सीखा? हमारे आसपास की वायु दाब डालती है। वायु गर्म करने पर प्रसारित होती है और ठंडी करने पर संकुचित होती है। गर्म वायु ऊपर उठती है जबकि अपेक्षाकृत ठंडी वायु की प्रवृत्ति पृथ्वी की सतह की ओर आने की होती है। जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो उस स्थान पर वायु दाब कम हो जाता है और आसपास के क्षेत्र की उच्च दाब की ठंडी वायु उस स्थान की ओर प्रवाहित होने लगती है। गतिशील वायु पवन कहलाती है। पृथ्वी पर असमान तापन पवनों के बनने का प्रमुख कारण है। जलवाष्प वाली पवन वर्षा लाती है। उच्च वेग की पवन और वायुदाब के अंतर से चक्रवात बन सकते हैं। उपग्रहों तथा रडार जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से चक्रवातों को मॉनिटर करना आसान हो गया है। स्व सहायता सबसे अच्छी सहायता है, अतः किसी भी चक्रवात के आने से पहले ही अपनी सुरक्षा की योजना बना लेना और सुरक्षा के उपायों को तैयार रखना अच्छा रहता है। निम्नलिखित प्रवाह चित्र आपको उस परिघटना को समझाने में सहायक होगा जिसके कारण बादलों का निर्माण और वर्षा होती है तथा तूफान और चक्रवात बनते हैं। दो क्षेत्र के बीच ताप में अंतर, वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती है। गर्म वायु ऊपर उठती है जिससे न्यून दाब का क्षेत्र बनता है। ठंडी वायु न्यून दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाती है। गर्म वायु ऊपर उठकर ठंडी होती है और उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर बादल बनते हैं। बादल में बड़ी जल बूंदें भूमि पर वर्षा, ओले और हिमपात के रूप में गिरती हैं। वायुमंडल में ऊंचे स्तर पर पानी की नीचे गिरती बूंदें और ऊपर उठती वायु परस्पर उच्च वेग से गति करती हैं जिससे तड़ित झंझावात का निर्माण होता है। मौसम की कुछ परिस्थितियों में झंझावात चक्रवात का रूप धारण कर सकती हैं। क्या आप जानते हैं तड़ित गर्जन की कौंध 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक वेग से चलती है। यह अपने आसपास की वायु को सूर्य की सतह के ताप से 4 गुना से भी अधिक ताप तक गर्म कर सकती है, इसीलिए यह इतनी खतरनाक होती है।